नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी और आपका स्वागत करता हूं डे 2 ऑफ 4 डेज जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स में, जो है एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स अंडर जीएसटी कॉमनली नोन एज ऑडिट। तो आज के जो सेशन है उसमें हम लोग देखने वाले जीएसटीआर 9 का आधा पार्ट। टुमारो ऑन डे 3 वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जीएसटीआर 9। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जीएसटीआर 9 में हमको एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है, कहाँ से वो पिक करनी है, कैसे उसको करेक्ट करना है और फिर सबमिट करना है, वो देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू कीप हैंडी इज दैट रूल 80। उसके बाद फॉर्म कहाँ पे मिलेगा हमको जीएसटीआर 9। अगर आपको देखिए ये पूरे सेशन में आपके सामने जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट जो फॉर्म है वो ओपन चाहिए, तभी आप कोरिलेट कर पाएंगे कि मैं कौन से पर्टिकुलर टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ, शेड्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ और उसके रिलेटेड थॉट प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यू हैव टू रेफर टू नोटिफिकेशन नंबर 74 बाय 2018 सेंट्रल टैक्स डेटेड 1 दिसंबर 2018, जहाँ पे न्यू फॉर्मेट्स नोटिफाई किए गए थे। और उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 56 बाय 2019 which was central tax which was dated 4th November 2019, जिसके थ्रू यही फॉर्मेट्स में कुछ चेंजेस किए गए थे कंसिडरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। जैसे मैंने पहले सबसे पहले सेशन में बोला था कि 17-18 18-19 के डेटा फर्निशिंग में काफी सारे रिलीफ्स दिए गए हैं टैक्स पेयर को टू रिड्यूस द बर्डन्स ऑफ द कंप्लायंस। और उसके चलते जो भी चेंजेस है वो हेडिंग्स में हो या टैब के नाम में हो, तो वो सब नोटिफिकेशन 56 बाय 2019 में समझाए गए हैं। तो ये दोनों नोटिफिकेशंस आपको हैंडी रखने, साथ में रूल 80 भी रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी टेबल वाइज जाएंगे। आपके सामने आपका फॉर्मेट है ऐसे एज्यूम करता हूं मैं, अगर नहीं है तो पॉज करके आप फॉर्मेट डाउनलोड करो और उसके बाद आप चालू करो। तो इसके साथ फर्स्ट से लेके थर्ड शेड्यूल तक, फर्स्ट सेकंड 3A 3B, ऑल दीज डिटेल्स आर वेरी बेसिक डिटेल्स कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, जीएसटीएन कौन सा है। चलो इसके इधर जाने से पहले यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअल ऑनलाइन जाके, तो आपको इजी रहेगा। ये आए हम, दिस इज द बेसिक स्क्रीन ऑफ जीएसटी नेटवर्क। तो यहाँ पे हम लोग जब लॉगिन के इसमें जाएंगे तो लॉगिन में अपने डिटेल्स डालने हैं। जैसे ही लॉगिन हो जाओगे आपको यहाँ पे एक टैब दिखेगा एनुअल रिटर्न करके, तो वहां से आप जा सकते हो। लेकिन एक चीज है, जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे और किसी भी कारण से आप वापस अगर डैशबोर्ड पे चले जाते हो, इफ यू क्लिक दिस डैशबोर्ड बटन, देन अगेन वो टैब आपको नहीं दिखेगा। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन के टाइम पे ही यहाँ पे एनुअल रिटर्न्स का टैब दिखेगा। सेकंड टाइम आपको अगर जाना है तो आप सर्विसेज में जाना पड़ेगा, उसके बाद रिटर्न्स में, और रिटर्न्स में ये लास्ट ऑप्शन है एनुअल रिटर्न्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एनुअल रिटर्न्स में क्लिक करने के बाद यू हैव टू सिलेक्ट द ईयर। 17-18 तो पूरा हो गया है अभी। 18-19, सो आई एम सिलेक्टिंग 18-19। 18-19 का ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर तक है, जैसे हमने कल डिस्कस किया, 30 सितंबर 2020 द एक्सटेंडेड ड्यू डेट। यहाँ पे हम लोग जब सर्च करेंगे तब ये एक हेल्प बॉक्स आएगा और उसके नीचे जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C रहेगा। अभी आपके पास, वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ड्यू डेट दिख रही है 30th जून, but GSTN takes some time to update the details of due dates etc. after the notification is passed. So यहाँ पे थोड़े समय के बाद ये अपडेट हो जाएगा। Now you have two options: prepare online, prepare offline. I'm just explaining the process how to reach to the
टेबल 1 टू स्टार्ट विथ फाइलिंग ऑफ GSTR 9। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो और डायरेक्ट फाइल अपलोड करना चाहते हो वो सॉफ्टवेयर की या यूटिलिटीज की, तो यहाँ पे जाके ऑफलाइन आप चूज फाइल करके डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपको वैसे नहीं करना है और ऑनलाइन ही फाइल करना है, तो अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द ईयर 1819 विच वी यूजुअली फॉलो, प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा कि आप नील रिटर्न भरना चाहते हो क्या। अभी नील रिटर्न का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऐसा नहीं है कि मेरी सिर्फ लायबिलिटी कुछ नहीं है तो नील रिटर्न। वहां पे 5-6 कंडीशन है, वो ये सब अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ही आप नील रिटर्न को यस करो और नेक्स्ट करो, तो आपको इमीडिएटली फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा विदाउट दे आस्किंग एनी इन्फॉर्मेशन। बट अगर आपने एनी आउटवर्ड सप्लाई किया हुआ है या फिर आपने एनी गुड्स और सर्विसेज का परचेसेस किया हुआ है, या तो फिर आप कोई भी लायबिलिटी है आपकी, या तो फिर आपका कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, या तो फिर आपने कोई भी रिफंड क्लेम किया हुआ है, या तो फिर एनी ऑर्डर डिमांड का आपका पास हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये फॉर्मेट में अंदर जाके ऑलरेडी कुछ डेटा ऑटो पॉपुलेट हुआ है। तो इसके लिए ये येस करके अलाउ नहीं करेगा, तो हमको नो करके नेक्स्ट करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो, आपके सामने जो हाथ में फॉर्मेट है आपका GSTR 9 का, सिमिलरली वैसे टैब वाइज फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। मैं अभी वो ओपन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई विल गेट बैक टू माई प्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको प्रोसीजर दिखाया कि आपको GSTR 9 के जो टेबल्स है उधर तक कैसे जाना है। तो अभी आपके सामने दिख रहा है कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर GSTN लीगल नेम एंड ट्रेड नेम, ये आपको भरना नहीं है, ये कुछ भी फिल नहीं करना है, दिस इज ऑल ऑटो पॉपुलेटेड। और ऑटो पॉपुलेटेड कहाँ से होगा वो, तो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जहां जब आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया अंडर GST, तब जो डिटेल्स प्रोवाइड किए थे और आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये था टेबल 1 to 3। तो नाउ वी कम टू द टैक्स लायबिलिटी रिलेटेड शेड्यूल्स, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि टैक्स लायबिलिटी जिस जिस शेड्यूल्स में फिलअप करनी है, फर्निश करनी है डिटेल्स, वो वाले शेड्यूल्स हम लोग देखेंगे। तो वो कौन से हैं, तो आपके हाथ में जो फॉर्म है GSTR 9, उसमें टेबल 4 देखिए, उसके बाद टेबल 5 देखिए, उसके बाद डायरेक्टली टेबल 10, 11, 12, 13 एंड 14 देखिए। तो कुल मिलाकर ये 5 और ये 2, 7 टेबल्स है जिसमें हमको लायबिलिटीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। बल्कि 10 to 14 ये कंबाइंड शेड्यूल्स है फॉर लायबिलिटी एज वेल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे वहां पे इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। तो टेबल 4 का आप हेडिंग पढ़ सकते हो, वहां पे लिखा है डिटेल्स ऑफ एडवांसेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल। तो टेबल 4 में ऐसे सब चीजों के डिटेल्स फर्निश करने हैं जहां से ऑन विच टैक्स इज पेएबल। तो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी वहां पे क्रिएट होती है ऐसे सारे आइटम्स। तो वो कौन से होंगे, तो ऑब्वियसली आपका आउटवर्ड सप्लाई रहेगा, जिसको हम यूजुअली सेल कहते हैं या सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स, B2C के केस में हम लोग नेट ही दिखाते हैं, B2B के केस में हम लोग सेपरेटली दिखाते हैं, इनवॉइसेस सेपरेटली दिखाते हैं, क्रेडिट नोट सेपरेटली दिखाते हैं इन GSTR 3B। तो इन GSTR 1। तो आगे चल के हमको देखना है कि टेबल 5 का हेडिंग क्या है। टेबल 5 में लिखा है कि डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल। टैक्स इज नॉट पेएबल का क्या मतलब है, इसमें जीरो रेटेड आएगा, एग्जेम्प्टेड आएगा, बाकी नॉन टैक्सेबल आएगा जो भी है। उसी के साथ साथ आपका जो भी आउटवर्ड सप्लाई है विच इज चार्जेबल अंडर RCM, मतलब आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो लेकिन आप टैक्स नहीं भरते हो, सामने वाला जो रिसिपिएंट है वो टैक्स भरेगा। तो वैसे सब कैटेगरीज के सप्लाईज यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों, तो ऐसे सारे आउटवर्ड सप्लाईज जहाँ पे टैक्स पेएबल नहीं होता है बट स्टिल आउटवर्ड सप्लाईज है, वो टेबल 5 में आएंगे। तो 4 और 5 टेबल का आपको डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया जस्ट ब्रीफ करने के लिए। उसके बाद टेबल 10 to 13 एंड 14। तो 10 to 13 में क्या पूछा बताया गया है, तो उसका हेडिंग आप अगर पढ़ते हो तो उसमें है पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर
financial year 17-18 declared in the returns between April 18 to March 19, or for financial year 18-19 particulars of transaction for financial year 18-19 declared in the returns between April to September 19. अभी एक चीज हमको पता है कि हम लोग जब 3B रिटर्न फाइल करते हैं, 3B रिटर्न क्यों, वो मैं थोड़ी देर में आऊंगा, 3B ही क्यों मैं बेस ले रहा हूँ, वाई नॉट GSTR1, उसमें थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन हम लोग जब 3B फाइल करते हैं तो देयर आर चांसेस दैट सर्टन लायबिलिटीज गेटिंग मिस्ड ऑफ रिपोर्टिंग इनटू द 3B। तो हमको जब ये ईयर एंड के टाइम पे समझ में आता है तो वी हैव गॉट लिमिट अप टू सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जब तक हम लोग उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 18-19 की बात की जाए तो 18-19 गॉट ओवर ऑन 31 मार्च 2019, बट हमारे पास टाइम था 1 अप्रैल 2009 से लेके 30 सितंबर 2019 तक, 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 सितंबर 2019 तक, जहां में जिस जिस 3B में हम रिलेटेड टू 18-19 की कुछ भी लायबिलिटीज अगर छूट गई है तो उसको उधर दिखा सकते थे। तो ऐसे सारे डिस्क्लोजर जो हमने किया हुए हैं वो रिलेटेड टू 18-19 है, बट शोन इन द रिटर्न्स ऑफ 19-20, तो वो हमको अलग से दिखाने पड़ते हैं फॉर द पर्पस ऑफ GSTR 9। तो उसको अगर हम लोग कैटेगराइज करना चाहते हैं तो 3 कैटेगरीज हो गई टैक्स लायबिलिटीज की। रफ बेसिस पे 3 कैटेगरीज हमने की है। कैटेगरी नंबर 1, एक अभी 18-19 के बारे में बात करते हैं, 17-18 ड्यू डेट इज ऑलरेडी गॉन, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट राइट नाउ ऑन 18-19। एग्जाम्पल में के टाइम पे हम लोग 17-18 भी थोड़े बहुत लेंगे। तो टैक्स लायबिलिटी रिलेटेड टू शेड्यूल्स, कौन से शेड्यूल में कौन सी जाएगी, ये समझने के लिए हमको ये देखना है। तो बेसिक कंसेप्ट अगर इधर क्लियर हो गया तो आगे चल के हम लोग टेबल 4 में क्या क्या बिट्स है, टेबल 5 में अंदर क्या क्या बिट्स है, वो रफली ऊपर ऊपर देख लेंगे, जैसे कि आपको समझेगा कि कौन से हेड में कौन सा डेटा जाएगा। बट टेबल डिसाइड करना है हमको कि 4 में जाएगा या 10 में जाएगा, 11 में जाएगा या 5 में जाएगा, तो उसके लिए ये थॉट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कैटेगराइज, डिवाइड योर लायबिलिटीज इनटू 3 पार्ट्स। अभी ये लायबिलिटीज कौन सी है, तो एक्चुअल लायबिलिटीज, देयर आर 3 सेट्स एज डिस्कस यस्टरडे। एक डेटा जो आपके GSTR1 में गया हुआ है, दूसरा डेटा जो आपके GSTR 3B में गया हुआ है, और तीसरा डेटा जो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। नाउ देयर आर चांसेस दैट 3B में कुछ लायबिलिटी मिस आउट होगी, 3B में मिस आउट होगी मतलब उसका पेमेंट भी मिस आउट हो गया। दूसरा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो लायबिलिटी आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी मिस हो गई। So you have to list down all such liabilities which are either shown or not shown anywhere in these 3 sets, R1, 3B or audited financial statements. तो वो actual liabilities under GST निकल गए आपकी outward supplies से भी। अभी वो outward supplies को you have to categorize into 3 parts। कौन से 3 parts है? एक पहला पार्ट है कि जो liability of 18-19 which was furnished in the 18-19 returns। 18-19 returns का मतलब है GSTR 3B। सो 18-19 के लेट्स से 100 इनवॉइसेस है, 100 के 100 मैंने 18-19 के 3B फाइल करते टाइम फाइल कर दिए हैं, पूरे अच्छे से डिस्क्लोज किए गए हैं। ये आ गया पहला केस। दूसरा केस ऐसे हो सकता है कि 100 में से 95 मैंने 18-19 में दिखाया और 5 मुझे एट द ईयर एंड समझ में आया, ईयर खत्म होने के बाद, तो मैंने अप्रैल टू सितंबर 19 तक मैंने फर्निश कर दिए 19-20 में। सितंबर के बाद तो वैसे भी नहीं कर सकता हूँ। तो 19 टू 20, ये 19-20 फाइनेंशियल ईयर के सितंबर वाले 3B तक मैंने 18-19 की लायबिलिटी एडिशनली डिस्क्लोज की 3B में, और उसके साथ उसका पेमेंट भी कर दिया, लेट्स से विद इंटरेस्ट भी कर दिया। तो वो हो गया सेकंड केस। और तीसरा केस है कि 18-19 की जो लायबिलिटी है वो मुझे GSTR 9 मतलब एनुअल रिटर्न फाइल करते टाइम तक पता ही नहीं था कि ये लायबिलिटी है, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि ये इट वाज अ हिडन लायबिलिटी व्हिच वाज नेवर डिस्क्लोज्ड इन 3B, नॉट डिस्क्लोज्ड इन द 3B ऑफ नेक्स्ट ईयर एटसेट्रा। तो वो हो गया लायबिलिटी व्हिच वाज नेवर शोन एनीवेयर। तो ये 3 कैटेगरीज हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको कौन सा लायबिलिटीज का शेड्यूल भरना है। तो आपको सबसे पहले ये वाली लायबिलिटी, दूसरी वाली आइडेंटिफाई करनी है, जो लायबिलिटी विच इज रिलेटिंग टू 18-19 विच वाज फर्निश्ड अप टू द सितंबर मंथ ऑफ 19-20। अभी 17-18 की अगर हम लोग बात करते हो तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला था, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 2 आया था 2/2018, जिसमें ऐसा बताया गया था कि 17-18 बीइंग द फर्स्ट ईयर और आईटीसी या लायबिलिटी दिखाना मिस हो गया है, तो सितंबर का पीरियड आपको मार्च 19 तक बढ़ा के, मार्च 18 तक बढ़ा के, 18 मार्च 19 तक बढ़ा के मिलेगा। ऐसे वाला रिलैक्सेशन मिला था। तो वो रिलैक्सेशन के चलते ये सितंबर का पीरियड गॉट एक्सटेंडेड अप टू मार्च, बट
1819 हो या 1920 हो या आगे आगे वाले साल हो, उसमें जो सितंबर का पीरियड है वो दैट विल बी फ्री, दैट विल बी फिक्स्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कैटेगरी की लायबिलिटी साइड साइड में करनी है, वो है लायबिलिटी ऑफ 1819 फर्निश्ड इन 1920 अप टू सितंबर। उसको आपको टेबल 10 में फिल करना है। ओके, टेबल 10 का हेडिंग अब अगर आप देखते हो तो पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर FY 18-19 डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स बिटवीन अप्रैल 19 टिल सितंबर 19। यहाँ पे 10 वाले इसमें सप्लाईज ऑब्लिक टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स में आपको टैक्सेबल वैल्यू उसके टैक्सेस डिस्क्लोज करना है। तो ये फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज दिस। ये तो सप्लाईज है, सप्लाईज रिड्यूस थ्रू, मतलब नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स है तो मतलब ज्यादा या कम इधर से आप कर सकते हो। सिमिलर इज द केस ऑफ आईटीसी जो हम लोग आईटीसी के टाइम पे देखेंगे। तो 10-11 में आप उसको डिस्क्लोज करें पहले तो। उसके बाद अभी ये कहाँ पे हम हमको देखना है कि विच, ये लायबिलिटी मैं जब बोल रहा हूँ फर्निश्ड इन 1920, फर्निश्ड इन 1819 एंड नॉट फर्निश्ड एट ऑल टिल जीएसटीआर 9, तो ये फर्निशिंग इन 3B हमको समझना है। क्यों 3B समझना है? तो मैंने आपको कल बोला था प्रेस रिलीज बाय सीबीआईसी डेटेड 4 जून 2019, इसका लिंक भी दिया था कल के इसमें। तो वो अगर आप प्रेस रिलीज निकालते हो तो क्या कहते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द सप्लाई वाज डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 1 और नॉट, और ये क्यों बोलते हैं वो भी समझेंगे कि R1 में कैसे भी दिखाया हो, अल्टीमेटली आप लायबिलिटी किस रिटर्न से पे कर रहे हो, तो 3B से कर रहे हो। तो वंस द लायबिलिटी इज पेड मींस दैट यू हैव डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलरली इन 3B। तो 3B को ही हमको देखना है कि द essentiality is essentially driven by when was the tax paid through GST 3B in respect of such supplies। तो हमको 3B में ही देखना है कि कौन से 3B में उसको दिखाया गया था। तो एक तो 18-19 का 18-18 के 3B में दिखाया, या तो फिर 19-20 के 3B में दिखाया, या तो नहीं दिखाया। तो जो भी है 18-19 का अगर सितंबर तक दिखाया तो हमने देखा कि 10th वाले शेड्यूल्स में दिखाना है। अब रह गए हमारे पास दो कैटेगरीज, एक है liabilities of 18-19 furnished in 18-19 और liability of 18-19 not furnished at all। इन दोनों को दोस्तों क्लब करना है आपको, क्लब करके आपको टेबल 4 में आपको वो डिस्क्लोज करना है। तो टेबल 4 में अगेन देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, टैक्सेबल कितने हैं, जीरो रेटेड कितने हैं, क्या है 4 एंड 5। तो 4 में अलग अलग कैटेगरी में आपको दिखाना है क्रेडिट नोट्स कितने हैं, B2B कितने हैं, B2C कितने, कैटेगरी वाइज आपको दिखाना है। बट 18-19 का 18-19 में फर्निश किया हुआ या 18-19 का नॉट फर्निश्ड एट ऑल। मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, तो ये अगर समझ में आता है तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट of or thought process behind how to collect and furnish the data into GSTR 9 about the liabilities। तो ये ऐसे एज्यूम करता हूँ कि मैं समझ में आया होगा। तो इसके साथ रिमेनिंग लायबिलिटी का एक बार पॉइंट वापस बताता हूँ। लायबिलिटी ऑफ 18-19 फर्निश्ड इन 18-19 प्लस लायबिलिटी ऑफ 18-19 नॉट फर्निश्ड एट ऑल, दोनों मिलके जाएगा टेबल 4 ऑफ GSTR 9 इनटू वेरियस कैटेगरीज। अभी इसमें देखिए दोस्तों, दो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज। जो टेबल 4 में जा रहा है आइदर ऑलरेडी पेड रहेगा या तो फिर नॉट पेड रहेगा। नॉट पेड क्यों रहेगा? पेड कौन सा रहेगा? तो 3B का पूरा 3B में दिखाया हुआ है वो रहेगा। बट नॉट पेड जो डिफरेंशियल रहेगा वो हमको पे करना है DRC 03 के साथ। अभी DRC 03 क्या है? तो इट इज इंटीमेशन टू योर ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर कि आपको ये लायबिलिटी आइडेंटिफाई हो रहा है एंड आप वो इंटरेस्ट के साथ पे कर रहे हो, और वो पे करते हो इसका मतलब आपका फर्निश भी हो गया और पे भी हो गया, तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगा वो अमाउंट पे। उसमें दिया है क्लियरली, प्रेस रिलीज आपको 3 जुलाई का देखना है। पॉइंट ए में दिया हुआ है द टैक्स पेयर मे पे द अमाउंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट इन सच केसेस नो पेनल्टी शैल बी लेविड ऑन सच टैक्स पेयर। Therefore, in cases where some information has not been furnished in statement of outward supplies in form R1 or regular return 3B, such taxpayer may pay tax with interest through GST DRC 03 at any time। ऐसा नहीं है कि एनुअल रिटर्न के पहले या बाद में भरना है या उसको लिंक होके भरना है, लेकिन फॉर इजी ऑपरेशंस जैसे ही आपका एनुअल रिटर्न फाइल होता है दे गिव यू अ लिंक टू गो टू DRC 03, वहां से आप पे कर सकते हो। अदरवाइज ऑल्सो आपको 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद पे करना है या एनुअल रिटर्न पे करने के पहले करना है, तो भी आप डायरेक्टली सर्विसेज में जाके आप DRC 3 सिलेक्ट करके उसमें से पे कर सकते हो। तो DRC 3 का आपको समझ में आया, DRC 3 विल बी यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी जो 18-19 not furnished at all, because not furnished at all then it means that the liability was not paid, so you have to pay it with interest। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है DRC 03 का पेमेंट जो है वो विद इंटरेस्ट करना है कि विदाउट इंटरेस्ट करना है।
तो यहाँ पे विद इंटरेस्ट ही आपको करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? लायबिलिटी का पीरियड देखोगे और पेमेंट की डेट देखोगे, डिफरेंशियल में आपको इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना है। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, DRC 3 क्या आपको कैश में पे करना है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे करना है? तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखना है इंस्ट्रक्शंस टू GSTR 9। इंस्ट्रक्शंस में क्या कहा गया है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिटर्न टैक्स पेयर शैल बी गिवन एन ऑप्शन टू पे एडिशनल टैक्स लायबिलिटी। जैसे मैंने बोला कि एंड में लिंक मिलेगा आपको through DRC 3. Taxpayer shall select annual return in the drop-down provided in the form DRC 03. It may be noted that such liability can be paid through electronic cash ledger only. तो यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली, जिसका मतलब है आप कैश से ही पे कर सकते हो। लेकिन इस ऐसा क्यों कहा गया है? तो इंटेंशन बिहाइंड दिस मे बी दैट कि अगर आपके पास आज की तारीख का इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है और आप लायबिलिटी पे कर रहे हो 6 महीने पहले की या 1-1.5 साल पहले की, बिकॉज वो छूट गई थी उस टाइम पे, तो इट इज नॉट फेयर दैट दे शुड अलाउ यू set off of the electronic credit ledger amount which was maybe related to this month or the previous month or 2 months back to set off it with the liability of 6, 8, 10 months back। तो इसके लिए आपको मैं बोलता हूँ कि ऐसा मुझे मतलब इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, यू मिट असेस दैट रिस्क एंड टेक अ कॉल, कि आपको असेस करना है कि ये लायबिलिटी कौन सी पीरियड की है और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर बैलेंस है तो वो कौन से पीरियड से रिलेटेड है। इफ दैट पीरियड इज सेम, आई थिंक यू कैन स्टिल यूटिलाइज दैट अमाउंट एंड ऑफसेट द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बट अगर वो ऐसा केस नहीं है और रिसेंट वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है एंड द लायबिलिटीज ऑफ अर्लियर पीरियड्स, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू पे द amount with cash, but there is no legal provision which restricts you. There is only instructions to GSTR 9 that to coming through a notification. So I really doubt the legality of this particular part, but ये थोड़ा सा important aspect है उसके बारे में। तो ये हो गया DRC 03। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड अबाउट विच इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड एट व्हाट प्लेस। तो एक केस लेते हैं, केस नंबर 1 1718 का केस है। ओके, सो 17 एज्यूमिंग दैट 1718 वाला रिटर्न हम लोग GSTR 9 फाइल कर रहे हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लायबिलिटी थी 1000 रुपीज। 3B में 1718 के 3B में दिखाई थी 1000 रुपीज एंड GSTR 1 में भी दिखाई थी 1000 रुपीज। तो इसके रिलेटेड 1718 रिलेटेड कोई भी लायबिलिटी 1819 के 3B में या GSTR 1 में नहीं दिखाई थी। तो जो डिस्क्लोजर है वो कितने अमाउंट का होगा? सबसे पहली बात तो 1000 रुपीज का होगा, बिकॉज इट इज द एक्चुअल लायबिलिटी, और वो भी टेबल 4 में होगा क्योंकि इट इज पर्टेनिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी ओनली। जो हमने 3 कैटेगरीज देखे थे उसमें से फर्स्ट कैटेगरी है। अभी सेकेंड केस, दिस वाज वेरी simple plain vanilla transaction. Now let's add some complications to it. 1000 rupees is the liability as per books of accounts। 1718 के 3B में उसमें से 800 ही दिखाई थी, R1 में भी 800 ही दिखाई थी। 1819 के 3B में 1718 लायबिलिटी पर्टेनिंग टू वो ईयर 200 रुपीज दिखा के पे की गई थी और R1 में भी उसको 200 का डिस्क्लोजर दिया था। अब इसमें डिस्क्लोजर कैसे आएगा? तो डिस्क्लोजर दोस्तों 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कैसे होगा? तो पहले तो आएगा 800। पहले तो मैंने बोला था आपको कि आप सेकेंड कैटेगरी का सबसे पहले भरिए कि 1718 रिलेटेड डिस्क्लोज्ड इन 1819 200 रुपीज। तो फर्स्ट योर 200 रुपीज विल गो टू द टेबल 10 and then your 800 which is the remaining amount will go to your table 4, right? So this is category 2, this is category 1. 1 will go to table 4, 2 will go to table 10. Total 800 plus 200, 1000 rupees is the actual liability which is shown. Again it was little simple। let's go to the third transaction। थर्ड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1000 रुपीज का लायबिलिटी है। उसके बाद उसके बाद GSTR 3B ऑफ 2017-18 में 800 दिखाया था और R1 में भी 800 दिखाया था। तो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी 3 आ गई। देखो कैटेगरी 3 ऐसी है कि 200 रुपीज की लायबिलिटी कहीं पे भी फर्निश नहीं हुई है, ना तो कि 3B में ऑफ 1718, ना कि 3B ऑफ 1819, ना कि एनी टाइम एट द टिल द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR 9। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज कैटेगरी 2 में कुछ है क्या देखेंगे। कैटेगरी 2 में कुछ भी नहीं है, तो 2 कैटेगरी छोड़ दी। तो अभी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है? 800 डिस्क्लोज प्लस 200 अनडिस्क्लोज, दोनों को मिलाएंगे, मतलब जो एक्चुअल लायबिलिटी है 1000 रुपीज
वो हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, टेबल 4 में दिखाएंगे। ओके, समझ में आया? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। अभी यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1000 रुपीज लाइबिलिटी है, 3B में 800 लाइबिलिटी है, R1 में 800 लाइबिलिटी है ऑफ 1718, 1819 में 150 दिखाई है 3B में और 150 दिखाई है R1 में। नाउ 1000 is the actual liability, इसमें से 1000 pertaining to 1718 shown in 1718 800, shown in 1819 150, not shown at all 50 rupees। अंडरस्टूड? तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कैटेगरी 2 आइडेंटिफाई करें। कैटेगरी 2 में कौन सा आएगा, 1718 से रिलेटेड लायबिलिटी शोन इन 1819, 150 पहले तो जाएगा टेबल 10 में। उसके बाद जो फर्निश्ड इन 1718 है 800 प्लस अनफर्निश्ड एट ऑल दैट इज 50 रुपीज, 800 प्लस 850 टोटल हो गया 850। तो 850 will go to table 4, 800 as declared of 1718 in 1718 plus 50 which is not shown anywhere, 850 जाएगा टेबल 4 में। तो दैट इज केस नंबर 4। नाउ लेट्स गो टू केस नंबर 5। ये सिर्फ 3B बेस है या R1 बेस है ये समझने के लिए लिया है। 1000 is the books of accounts की liability of 1718 shown in 1718 1000 in 3B, shown in R1 of 1718 800, now shown in 3B of 1819 0 because पूरी की पूरी 3B में पहले ही दिखा चुके हैं। लेकिन R1 का जो रेक्टिफिकेशन रह गया था 800 मतलब 200 पार्ट रह गया था वो 1819 के 200 में दिखा है। नाउ हमको कौन से टेबल में कौन सी अमाउंट दिखानी है, तो सिंपली हमने जो प्रेस रिलीज का पॉइंट देखा उसके हिसाब से लायबिलिटी हम लोग किस रिटर्न से पे करते हैं, तो 3B से पे करते हैं। तो वी हैव टू ओनली कंसीडर 3B। सो 3B में कौन से दिखाया था 1000 पूरे 1718 के, तो 1718 के पूरे टेबल 4 में जाएगा 1000 रुपीज और टेबल 10 में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद वन मोर एग्जांपल, 1000 रुपीज इज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की लायबिलिटी, 800 was shown in the 3B of 1718, 1000 was complete liability was shown in the R1 of 1718, 200 was shown in the 3B of 1819 और 0 was shown in the R1 of 1819। अभी इस केस में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका लायबिलिटी बिकॉज 3B ऑफ 1718 में 800 पे किया है और 200 3B of 1819 में पे किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1718 पेड इन 1819, 200 विल गो टू टेबल 10, रिमेनिंग कितना है 800 है, 800 विल गो टू टेबल 4। तो इसको अकॉर्डिंगली वैसे डिवाइड करेंगे। तो ये था दोस्तों अनदर एग्जांपल। अभी कुछ शेड्यूल्स जो है आपके सामने टेबल्स है, तो टेबल्स में हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे। I'll just keep these three categories open in front of you। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि ऐसे क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी लायबिलिटीज हो सकती है जो हमने दिखाई ही नहीं हुई हो। ऐसे कौन सी हो सकती है कि हमने 3B में दिखाई ही नहीं। तो काफी सारे ऐसे हो सकते हैं, क्रॉस चार्ज रिलेटेड कुछ लायबिलिटी हो सकती है, मे बी कवर्ड बाय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बट हमने 3B के टाइम पे फाइल नहीं की है, वैसे हो सकते हैं। आई एम जस्ट कवरिंग द मिसलेनियस पॉइंट्स व्हिच रिलेटेड टू लायबिलिटी शेड्यूल्स। तो सीक्वेंस आपको समझ में है, सबसे पहले आइडेंटिफाई दिस, देन यू क्लब दिस टू एंड शो इट टू 4, दिस यू शो इट टू 10। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कह रहे हो कि इंटरेस्ट के साथ DRC3 का पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट जो है वो कौन से अमाउंट पे चार्ज होता है इज अ प्राइम क्वेश्चन दीज डेज। बल्कि उस पर क्लैरिटी अब मिल चुकी है कि इंटरेस्ट ग्रॉस पे करना है या नेट पे करना है। इस पे हमारा एक सेपरेट वीडियो भी है जिसका लिंक मैं ऊपर कॉर्नर में अटैच कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट वीडियो इफ एट ऑल इंटरेस्टेड। 100 was the liability, 80 was the electronic credit ledger balance, and 20 was the cash liability, which was cash amount which was needed to be paid। तो 20 ना होने के कारण रिटर्न में डिले हो गया और 2 महीने के बाद रिटर्न फाइल किया। तो जो इंटरेस्ट पिक्चर में आएगा वो 20 पे आएगा कि एंटायर लायबिलिटी 100 पे आएगा। तो इस पे काफी सारा डिबेट हुआ था, काफी सारे केस लॉस थे उस पे। तेलंगाना हाईकोर्ट का मेघा इंजीनियरिंग का केस लॉ था। इसके बाद आई थिंक चेन्नई हाईकोर्ट का फाइनल जो डिसीजन आ गया उसमें
फाइनली क्लैरिटी मिल गई कि ग्रॉस पे नहीं नेट पे ही करना है। उसके बाद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी क्लैरिटी दी थी एंड देन आप उसका चेंजेस अकॉर्डिंगली कंसिडर किया है, तो इंटरेस्ट नेट पे ही आएगा। तो दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके बाद दोस्तों जो टेबल 5 है उसमें कैटेगरीज है जीरो रेटेड। तो जीरो रेटेड में कौन से आएंगे? तो जीरो रेटेड मतलब अगर आपको देखना है तो टेबल 5 आप रेफर करो, ए और बी। तो टेबल 5 में एक्सपोर्ट, एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर, ये तीन कैटेगरीज है जिसमें हम लोग जीरो रेटेड उसको सप्लाई कहते हैं। तो एक्सपोर्ट में आपको जैसे कि पता है दो ऑप्शन है आपको, एक है विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो विच ऑप्शन विल यू सजेस्ट टू योर क्लाइंट्स और एक्सपोर्टर्स, कौन सा चूज करें ऑप्शन? तो दोनों में इम्प्लीकेशंस अलग अलग है दोस्तों। जैसे कि देखो कि 100 रुपीज वॉज योर इनपुट टैक्स इन प्रोक्योरमेंट्स, उस पे लेट से 18% से 18 का जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट चार्ज हो गया। 18 if we have to divide into three categories, 10 is inputs, 5 is input services and 3 is capital goods। उसका आप जब सप्लाई कर रहे हो आगे एक्सपोर्ट कर रहे हो तो लेट्स अज्यूम कि इट इज डन एट 100% मार्जिन, तो 100 रुपीज का 200 रुपीज में आपने सेल किया है। तो इन केस इफ यू चार्ज जीएसटी, हाई जीएसटी, 200 पे 36 इज द आईजीएसटी लायबिलिटी है। 36 माइनस आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है 10 प्लस 5 प्लस 3, 10 है इनपुट का, 5 है इनपुट सर्विस का और 3 है कैपिटल गुड्स का। 18 का 18 पूरा बेनिफिट आपको इनपुट टैक्स का मिलेगा और जो रिमेनिंग 18 है 36 माइनस 18 उसको आपको उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आप जब रिफंड क्लेम करोगे तो जो भी आईजीएसटी चार्ज किया है आपका एक्सपोर्ट पे 36 पे, उस पे आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की ऑप्शन ले रहे हो, व्हेन कैन वी टेक दैट ऑप्शन? तो व्हेन वी आर making export clearances with under the letter of undertaking, LUT फर्निश करना है which is valid for the entire financial year, और उसके अगर हम लोग क्लियरेंसेस कर सकते हैं। तो अगर वैसा सिचुएशन है तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमको कितना रिफंड क्लेम करने को मिलेगा? तो इस केस में देखो दोस्तों कि 100 जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट था उतना ही रिफंड उस पे 100 पे जो 18 है उसमें से ही आप हमको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज नो आउटवर्ड टैक्स। तो आउटवर्ड टैक्स से वो डिडक्ट करने का सवाल ही नहीं। तो जो भी प्रोक्योरमेंट्स है उस पर 18 रुपए टैक्स लगा था। 18 में तीन कैटेगरीज थी, 10 इनपुट, 5 इनपुट सर्विसेज एंड 3 कैपिटल गुड्स। तो दोस्तों प्लीज नोट दैट यहाँ पे 3 रुपीज जो कैपिटल गुड्स है इसका रिफंड हमको नहीं मिलेगा। ओनली 10 इनपुट प्लस 10 5 इनपुट सर्विसेज 15 का ही हमको इसमें रिफंड क्लेम मिलेगा। तो विच मेथड टू यूज, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इसका अगर डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा प्लान करके लेना पड़ेगा कि कैपिटल गुड्स रिलेटेड प्रोक्योरमेंट्स कितने हैं एंड अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेना एक इम्पोर्टेंट डिसीजन रहेगा। उसके बाद दोस्तों सप्लाईज शेड्यूल 5 में अगर हम लोग देखते हैं तो जहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज पे टैक्स नहीं आता है वो केस में एक है कि आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच द रिसिपिएंट हैज टू पे टैक्स। मतलब क्या? तो जो हम आउटवर्ड सप्लाई हमारा है विच इज कवर्ड बाय द आरसीएम प्रोविजंस। आरसीएम प्रोविजंस पे मतलब क्या? तो आरसीएम पे हमारा एक डिटेल्ड वीडियो है, आप देख सकते हो, उसकी भी लिंक मैं आपको कॉर्नर में यहाँ पे दे रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ। तो आरसीएम में अगर गुड्स है तो इट इज कवर्ड बाय नोटिफिकेशन नंबर 4/17। अगर सर्विसेज है तो मेनली 13/2017, और देयर आर अदर मिसलेनियस सर्विसेज आल्सो कवर्ड बाय रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन, जो आप वीडियो जिस लिंक दिया है उसमें देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों और एक कैटेगरी आती है एग्जेम्प्ट सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज इंक्लूडिंग नो सप्लाई। अभी इसमें काफी कंफ्यूजन है, बट फॉर द रिलीफ पर्पस फॉर 18, 19, 17, 18 यहाँ पे क्लैरिटी दिया है नोटिफिकेशन में, जिसमें बोला गया है कि तीनों कैटेगरीज में किसी में भी दिखाओगे तो इतना डिफरेंस चल, मतलब उसमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप हर एक कैटेगरी में दिखाओ, लेकिन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कैटेगरी, बिकॉज आगे चल के हमको ये पूरा इन्फॉर्मेशन फर्निश करना है फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स। तो एग्जेम्प्ट कौन सा है? तो एग्जेम्प्ट हैज बीन डिफाइंड ऑलरेडी इन जीएसटी। एग्जेम्प्ट में क्या दिया गया है? तो सेक्शन 247 में एग्जेम्प्ट का डिफिनेशन है, जिसमें आता है नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल एंड नॉट लेविएबल टू टैक्स। तीन कैटेगरीज कवर होती है एग्जेम्प्ट में। नील रेटेड में कौन सा आएगा? तो जिसको लेवी जो है इट इज एट 0%, वो सब आएगा नील रेटेड में।
Zero rated is different. Zero rated is export SEZ and ACDZ developer. That is different. That is not exempt. That is taxable. यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट है इसमें नील रेटेड है। सेक्शन 11 और सेक्शन 6 के अंडर, सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंडर जो भी एग्जेम्पशन मिला है गुड्स को, वो सभी उसमें कवर हो जाएंगे। गुड्स का देखना है तो आपको नोटिफिकेशन 2/2017 देखना पड़ेगा। सर्विसेज का अगर आपको देखना है तो 12/2017 देखना पड़ेगा सीटीआर में। आई एम जस्ट गिविंग यू रेफरेंसेस, यू कैन नोट डाउन ऑल दिस एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो यू मे रेफर टू ऑल दिस नोटिफिकेशंस। इसमें आपको कैटेगरीज पूरी मिल जाएगी। इसके साथ आएगा नॉन टैक्सेबल। नाउ नॉन टैक्सेबल मींस क्या है, ये भी जीएसटी में डिफाइंड है सेक्शन 278 में, जिसमें कवर होता है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बिकॉज वो बोलता है कि नॉन टैक्सेबल मतलब नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर जीएसटी। सिंपल है। तीसरा है नील रेटेड में कौन सा आएगा, तो नील रेटेड में देयर आर शेड्यूल्स। फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट 1/2017 में गुड्स है, 11/2017 में सर्विसेज है। तो उसमें आपको जीरो लेवी कौन से गुड्स और सर्विसेज पे वो देखना है। आई थिंक गुड्स को देयर आर नो गुड्स विद 0% लेवी, बट देयर आर 3-4 सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल सर्विसेज which are covered under 11/2017। तो ये हो गया नील रेटेड। तो अकॉर्डिंगली आपको कैटेगराइजेशन करके दिखाना है। बट नॉन जीएसटी सप्लाई हैज नॉट बीन डिफाइंड, इंक्लूडिंग नो सप्लाई कहते हैं वो। तो नो सप्लाई में भी शेड्यूल 3 कैटेगरी, जहाँ पे इट इज नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो सब कैटेगरी जो है शेड्यूल 3 की वो उसमें आएगी। दोस्तों ये जो डिस्क्लोजर है टेबल 5 का, इसमें रिलेवेंस क्या है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि जो 17(2) सेक्शन है, जिसमें हम लोग अगर इफ वी रीड दैट सेक्शन, इट सेज कि अगर आपके इनपुट्स है, इनपुट सर्विसेज है, जो भी प्रोक्योरमेंट्स है, if those are used to produce taxable as well as exempt products, तो उस केस में आपको प्रोपोर्शनेट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ऑन कॉमन प्रोक्योरमेंट्स उसको रिवर्स करना पड़ता है एज पर रूल 42, और कैपिटल गुड्स एज पर रूल 43। तो इसके प्रोविजंस अप्लाई करने के लिए जब ये हम लोग एनुअल रिटर्न सबमिट करेंगे, while the tax authorities will review that particular workings, so they will consider figure which are filled under the respective tabs of schedule 5 respectively, namely exempt, nil rated and non taxable. So please be very careful while filling those 3 tables. जैसे कि 18-19 को इतना डिफरेंस नहीं आएगा because relaxation is given, but going forward we have to be very careful with those entries. So I think that was all from the liability schedule. I thank you all for getting connected to this particular course and completing the day 2 of 4 days free GST certification course. ऑल्सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी प्रेस रिलीज का रेफरेंस दिया था उसकी लिंक छोड़ रहा हूँ। इसी के साथ साथ जीएसटी ऑडिट पे जो अच्छे बुक्स रेफर किए थे मैंने, उसमें से कुछ रेफरेंस भी छोड़ रहा हूँ जो amazon.in पे अवेलेबल है। इफ यू वांट टू बाय, यू कैन फॉलो द लिंक एंड बाय इट फ्रॉम Amazon. Thank you so much.